हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम देख लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश से है, स्नो लेपर्ड के बारे में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है वो अभी स्नो लेपर्ड का सर्वे कंडक्ट कर रही है ये बॉडी। और ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया जो है ये सारा डेटा कलेक्ट करेगी और ये सर्वे को स्नो लेपर्ड डे जो होगा, इंटरनेशनल डे फॉर स्नो लेपर्ड 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। अब एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो बहुत ईगरली वेट कर रहा है कि वहाँ पे भी स्नो लेपर्ड का सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक कभी भी जो स्नो लेपर्ड है वो नामदम्फा नेशनल पार्क या और टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे कभी भी देखने को मिला नहीं है। इसीलिए दीज पीपल आर ईगरली वेटिंग कि उसमें क्या साइट होगा या नहीं। उसके अलावा देख लेते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड को पैंथेरा यूनिका बोला जाता है, साइंटिफिक नेम इसका। उसके अलावा ये एक वाइट ग्रे कोट होता है इसके ऊपर, और ये लार्ज उसके ऊपर वाइट ग्रे कोट के ऊपर लार्ज ब्लैक रोसेट्स होते हैं, मतलब लार्ज ब्लैक पैटर्न्स बने हुए होते हैं। इसको ये जो स्नो लेपर्ड है बेसिकली ये 3200 से लेके 5200 मीटर तक के एल्टीट्यूड के ऊपर ये सर्वाइव करता है, ठीक है। उसके अलावा ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, ठीक है। एक बड़े स्ट्रेच में नहीं मिलता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है अलग अलग जगहों पे। सेंट्रल एशिया में पूरे में स्प्रेड किया हुआ है ये। इंडिया में अगर देखें तो ये लद्दाख में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, सिक्किम में पाया जाता है। इसको मेजर थ्रेट क्या है? सबसे पहला इसको थ्रेट है पूचिंग का, मतलब इसको शिकारी जब इसको किल किया जाता है जब। उसके अलावा इसका जो हैबिटेट है, क्योंकि स्नो पिघलती जा रही है, बर्फ़ पिघलती जा रही है, ठंडे इलाके कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका हैबिटेट जो है बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहा है। और उसके अलावा तीसरा कि इसका जो नेचुरल प्रे जो है, प्रे की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है। इसके अलावा इसकी अब सिग्निफिकेंस क्या है कि जो स्नो लेपर्ड होता है, जैसे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, एक फॉरेस्ट में जैसे लायन जो होता है वो टॉप प्रेडेटर होता है, तो यहाँ पे माउंटेनियस सिस्टम में ये जो स्नो लेपर्ड है ये टॉप प्रेडेटर है। और ये बहुत इसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रे की स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए। और उसके अलावा ये क्लाइमेट चेंज में के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी माउंटेन के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन के ऊपर देखने को मिलता है। उसके अलावा इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसके पास स्पेशल एबिलिटी होती है कि जो भी जिस भी सराउंडिंग में रहता है, क्योंकि देखिए ये सेंट्रल एशिया की माउंटेन्स में रहता है, और जो सेंट्रल एशिया की माउंटेन्स हैं वो मिट्टी वाले कलर की हैं, सॉयल कलर की हैं, बेज कलर की हैं। सो उसमें ये अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है, छुपा लेता है, और पता नहीं चलता है कि यहाँ पे ये स्नो लेपर्ड छुप के बैठा हुआ है। देखिए ये इसका कलर है, ये ऑलमोस्ट मिट्टी के जैसा कलर है। अगर ये यहाँ पे बैठ भी जाए सो नोबडी विड बी एबल टू नो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पैडी स्ट्रॉ टॉरिफेक्शन के बारे में। सो पैडी स्ट्रॉ टॉरिफेक्शन के बारे में क्या है कि अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जो है उन्होंने 50 करोड़ रुपए की एक स्कीम निकाली है। स्कीम के अंडर क्या है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो पैडी के स्ट्रॉज को पैलेट में कन्वर्ट करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाएगा, अगर कोई प्लांट लगाएगा तो उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इसमें से पैसा दिया जाएगा उसको। अब टॉरिफेक्शन में क्या होता है, ये बेसिकली एक थर्मोकेमिकल प्रोसीजर है कि बड़े बड़े कंटेनर्स में उसको हीट किया जाता है, कंटेनर्स को उसमें पैडी का स्ट्रॉ डाला जाता है, भूसा डाला जाता है पैडी का, और उसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो पैडी होती है ना, पैडी का स्ट्रॉ होता है, जो भूसा होता है वो पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको कोल की फॉर्मेट में यूज़ किया जा सकता है कोल को रिप्लेस करने के लिए। उसके अलावा कोल बायोमास जो को फायरिंग होती है उसके लिए भी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। बायोमास को फायरिंग आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो हमने डाला हुआ है उसके बारे में। सो अब ये टॉरिफेक्शन टेक्निक से क्या किया जाएगा कि भूसे को पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको फिर बायोमास की तरह यूज़ किया जा सकता है या बायोचार की तरह यूज़ किया जा सकता है। अब स्टबल बर्निंग जो है पंजाब, हरियाणा और यूपी वाले एरियाज़ में की जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब पैडी को कल्टीवेट किया जाता है, जब राइस को की कटाई होती है, उसके बाद उसका जो स्ट्रॉ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जिसको एनिमल्स नहीं खा पाते हैं, या फिर वो सॉइल में मिक्सअप नहीं होता है, तो किसान अपनी खेत को अगली फसल के लिए जो कनक है, ठीक है, जो वीट है, उसके लिए तैयार करने के लिए वो स्टबल को जला देते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो उसके लिए विंटर क्रॉप के लिए रेडी करने के लिए करते हैं, और इसके चलते बहुत ज़्यादा स्टबल को आग लगा दी जाती है। फिर ये जो होती है स्टबल, इससे धुआं जो निकलता है वो दिल्ली में एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स बनता है, ठीक है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्यों बनता है? क्योंकि देखिए कि एक तो मतलब यहाँ से सारी एयर
पोल्यूशन वाली धुएं वाली एयर जा रही है। उसके अलावा दिवाली का सीज़न होता है इस टाइम पे, वैसे ही बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब दिल्ली का अपना व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से तीनों फैक्टर्स मिलके वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब इसके और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? बायो डिकम्पोजर्स की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, इन अ सेंस मतलब बायो डिकम्पोजर यूज़ किए जा सकते हैं इन द सेंस कि जब पैडी का स्टबल जो है वो खेत में है, उसके ऊपर कुछ केमिकल्स वगैरह या फिर बायो एजेंट्स डाल के उसको डाइजेस्ट करवा दिया जाए, ताकि वो जो स्टबल है, स्ट्रॉज जो हैं वो मल्च में कन्वर्ट हो जाएं और वो कम हार्मफुल हो, ताकि उनको आग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा टोरिफेक्शन और पैलेटाइजेशन तो की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। सो ये 6th समिट हुई थी अभी, सीका नाम की इस बॉडी की, ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये एक मल्टीनेशनल फोरम है जिसमें सारी की सारी कंट्रीज़ मिलके पीस और सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, एशिया के रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी डेवलप करने की बात करती हैं। सीका जो है इसको 1992 में बनाया गया था, 47th मीटिंग हुई थी जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसके अंडर इसको बनाया गया था। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये इसकी मेंबर्स हैं। अब मेंबरशिप मिल किस किस को सकती है? सीका जो है इसका मेंबर बनने के लिए हर जो भी कंट्री है उसका थोड़ा सा एरिया, कम से कम थोड़ा सा एरिया एशिया में होना चाहिए। उसके अलावा सीका जो है उसके ऑलरेडी 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 14 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। सीका जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सीका जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को सिक्का सेक्रेटेरिएट बोलते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नूर सुल्तान कजाकिस्तान में है। इंडिया और सिक्का का क्या रिलेशन है कि इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्का का, और जो टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं उसमें इंडिया मेजर कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में। 2022 वाली लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आई है, ये 14th एडिशन थी। इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है इसको बनाता है, इसको पब्लिश करता है, ठीक है। और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव एक रिपोर्ट है जो कि ट्रेंड्स को स्टडी करती है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में, ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ये रिपोर्ट जो है ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 एग्जैक्टली तो वैसे 69% से, वैसे टोटल 1970 से लेके अब तक जितनी भी पॉपुलेशन है सभी पॉपुलेशन में 69% डिक्लाइन आया है। 69% उनकी पॉपुलेशन में, उनकी हर स्पीसीज़ की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया है। उसके अलावा ये रिपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट करती है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस और क्लाइमेट का क्राइसिस आपस में लिंक्ड है, कि बायोडाइवर्सिटी के कम होने की वजह से क्लाइमेट में का क्राइसिस आ रहा है, क्लाइमेट का क्राइसिस आने की वजह से वाइस वर्सा बायोडाइवर्सिटी जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है अभी, मतलब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है अभी, और इसके अंडर अगर बात करें तो साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सबको लगा के उनमें से इंडिया का रैंक सबसे नीचे है। सिर्फ अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया से नीचे है, उसके अलावा सारी कंट्रीज़ इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर देखें टोटल 121 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था, उसमें से इंडिया का रैंक 107 आया है। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ हंगर इंडेक्स जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ लाइफ हंगर जो ना, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको पब्लिश करती हैं हर साल। ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली इसको बनाया जाता है। ये ग्लोबल लेवल पे हंगर को ट्रैक करती है, नेशनल लेवल पे करती है और रीजनल लेवल पे भी हंगर को ट्रैक करती है। इन द सेंस कि ग्लोबल लेवल पे बताती है कौन सी कंट्री खराब परफॉर्म कर रही है और रीजनल लेवल पे कौन सी स्टेट, और स्टेट में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितना खराब परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। और ये 4 इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड होती है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर नरिशमेंट की अगर कैलोरी इनटेक कम है, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब अगर मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण है, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब अगर की हाइट बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में वेट बहुत कम है, ठीक है, हाइट ज़्यादा है वेट कम है। और मोर्टेलिटी मतलब अगर कोई बच्चा अपने 5वां बर्थडे आने से पहले अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो इसमें काउंट होता है मोर्टेलिटी में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है समर एक्सरसाइज के बारे में।
इब्सामर एक्सरसाइज क्या है कि ये एक इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। इसको आईएनएस तरकश, इंडिया की तरफ से आईएनएस तरकश जो फ्रिगेट शिप है इसने पार्टिसिपेट किया है। ये 7th एडिशन थी इब्सामर एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज जो है ये इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में कंडक्ट होती है। और इस बार ये पोर्ट गकेर बरहा नाम का एक पोर्ट है, इसको पोर्ट एलिजाबेथ भी बोलते हैं, ये साउथ अफ्रीका में है, यहाँ पे कंडक्ट की गई है। आईएनएस तरकश जो है ये एक स्टेल्थ फ्रिगेड है इंडियन नेवी की। ये 5th मतलब कि ये जो है ये 5th तलवार क्लास की फ्रिगेट है। इसको इंडियन नेवी के लिए बनाया गया था और इसको यंतर शिपयार्ड ने बनाया था। ये स्टालिनग्राड रशिया में है बेस्ड, ठीक है। और इसमें बहुत वर्सेटाइल रेंज ऑफ वेपन्स यूज़ होते हैं। ये जो शिप है ये हर तरीके के थ्रेट्स को डील कर सकती है। इसके अलावा तलवार क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं और इनको रशिया में बनाया गया है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो होती हैं इसके ऊपर लगी हुई होती हैं और ये एनिमी की सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये देख लीजिए, ये फोटो है, ये है आईएनएस तरकश की। इसके अलावा तलवार क्लास कि अंडर जो 6 सबमरीन्स आती हैं, 6 स्टेल्थ फ्रिगेड ये जो शिप्स आती हैं कौन कौन सी? आईएनएस तलवार है, त्रिशूल, ताबर, तेग, तरकश और त्रिकांड। पहली तलवार थी जिसकी वजह से इसका नाम तलवार क्लास रखा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के बारे में। स्किल इंडिया ने अभी सर्टिफाई किया है कि देखिए ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट है क्या? ग्रामीण उद्यमी एक स्कीम है जो ट्राइबल लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज़ में ट्राइबल लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एक स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अंडर क्या किया गया है कि जो ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं, जो यूथ है, उसको मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट उसके लिए ऑर्गेनाइज किए गए थे। उनको वेरियस अलग अलग एक्टिविटीज़ में स्किल प्रोवाइड की गई थी ताकि उनको उनके एरिया में रहते हुए ही जो लोकल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको स्किल सिखा दी जाए ताकि उन बच्चों को बाहर अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट ना करना पड़े और वो अपने एरिया में लाइवलीहुड अटेन कर सकें। ये बेसिकली पहले 6 स्टेट्स में चलाई गई थी, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में, जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और मेजर इस स्कीम का फोकस जो है एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और फॉरेस्ट रिलेटेड जो रोल्स होते हैं जिनकी लोकल डिमांड होती है उसके लिए किया गया था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसने ये स्कीम जो है ये इसने फंड किया था इसको, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस ही ये है कि स्किल डेवलपमेंट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन यूथ की। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एबीयू इनकम्पैटिबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। देखिए पहले क्या होता था कि अगर किसी ए ब्लड ग्रुप के पर्सन को मतलब ऑर्गन चाहिए, मान लो उसको किडनी चाहिए, तो वो ए ब्लड ग्रुप के पर्सन से ले सकता है। लेकिन अभी मणिपाल हॉस्पिटल जो है यशवंतपुर वाला, ठीक है, इसने मतलब कर्नाटका में है ये हॉस्पिटल, इसने बोला है कि इस हॉस्पिटल ने अभी तक 27 ऐसे लोगों में ब्लड ट्रांसप्लांट किया है, ऐसे लोगों में ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए हैं, इंटरचेंज किए हैं जिनका आपस में ब्लड ग्रुप सेम नहीं था। इन अ सेंस कि ए पर्सन को, अगर किसी पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है और उसको अगर ब्लड ऑर्गन चाहिए, मतलब उसको किडनी चाहिए, तो बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की किडनी भी उस पर्सन में ट्रांसप्लांट की गई है, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है, मतलब इन्होंने एक स्पेशल टेक्निक के अकॉर्डिंग टेक्निक यूज़ की है इसमें। देखिए अगर किसी पर्सन को दूसरी, मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की ऑर्गन डाला जाए उसकी बॉडी में, तो उस केस में क्या होगा कि ए पर्सन का जो बॉडी है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। ये एंटीबॉडीज़ को यूजुअली क्या किया जाता था इस केस में, नॉर्मल केस में भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है, उस एंटीबॉडीज़ को लेकिन सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते थे। अब इस केस में क्या किया जाएगा कि जैसे मान लो कि ए को अगर बी का ऑर्गन देना है तो उस पर्सन में क्या होगा कि ए पर्सन का ब्लड जो है उसको फिल्टर किया जाएगा और उसमें से पानी जो, मतलब उसमें लिक्विड जो है उसको निकाल लिया जाएगा। उस लिक्विड में से क्या, मतलब उसमें क्या करेंगे कि ब्लड को इस हिसाब से फिल्टर करेंगे कि उसमें आरबीसीज और जो सेल हैं उसको वापस डाल देंगे और जो बाकी लिक्विड जैसा आता है उसमें से एंटीबॉडीज़ को निकाल दिया जाएगा। एक चीज़ इसको बोलेंगे प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है, ये प्लाज्मा फेरेसिस एक टेक्निक है। इसके अलावा पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे कि इसके अलावा बाई चांस फिर भी कोई एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो उसको इम्यूनोसप्रेसेंट से उसको ख़त्म किया जा सके। सो ऑलरेडी इन्होंने 27 ऐसे ट्रांसप्लांट किए हैं और ये एक पोटेंशियली मतलब एक न्यू इनिशिएटिव है जो कि बहुत रिवोल्यूशनराइज करेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मार्केट को। अब डिफरेंस क्या आता है कि वैसे यूजुअली ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास होती है और इस केस में ये 5 से 6 लाख तक चले जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटल में स्टे पहले
14 से 15 दिन तक स्टे करना पड़ता था ट्रांसप्लांट के लिए। अब पर्सन को अगर ये इस तरीके से करवाता है इनकम्पैटिबल वाला, तो उसको 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। सो इतना बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है इंटरपोल के बारे में। सो इंटरपोल का रेड नोटिस के बारे में न्यूज़ आइटम है। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरपोल को बोला था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस नाम से, सिख फॉर जस्टिस सोसाइटी जो है, इसके उन्होंने बोला था कि इसका जो फाउंडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल जो इंटरपोल है उसने इंडिया की रिक्वेस्ट को मतलब सेंट बैक कर दिया है। ठीक है, उसको मतलब कि उसको नहीं इशू किया है। अब सिख फॉर जस्टिस जो है ये एक खालिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कनाडा में बेस्ड है, और ये एक इंडिपेंडेंट मतलब खालिस्तान की डिमांड करता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं ये कनाडा बेस्ड फाउंडर हैं इसके, और यही इसके लीगल एडवाइज़र हैं। पन्नू ने मतलब कि पन्नू को इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने यूएपीए के सेक्शन 4 के अंडर, यूएपीए के सेक्शन 4 के अंडर उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। ठीक है, यूजली इंटरपोल का आपको पता ही है, लेकिन इंटरपोल देखिए ये 8 तरीके के नोटिस जो हैं इसको रिलीज़ करते हैं। इसमें से जो रेड नोटिस होता है ये वांटेड पर्सन के बारे में, बाकी आप देख लीजिएगा यहाँ पे दिए हुए हैं सारे। ठीक है, और रेड नोटिस जो है इसको रेड कॉर्नर नोटिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्यूजिटिव वांटेड पीपल के लिए इशू किया जाता है। और ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है, ठीक है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि मतलब अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस दे देती है तो ये सारी की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काइंड ऑफ रिक्वेस्ट होती है कि वो अपनी कंट्रीज़ में, ठीक है, मतलब उस पर्सन को जो भी मतलब वो जिस पर्सन के अगेंस्ट ये नोटिस दिया गया है उसको सर्च करें, उसको प्रोविजनली अरेस्ट करें, और उसको एक्स्ट्राडाइट जब तक किया जा रहा है उस पर्सन को मतलब कि उसको एक्स्ट्राडाइट करने में हेल्प करें, कि जिस कंट्री में वो कल्प्रिट है उस कंट्री में इसको भेजा जाए, उसके लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मिक्स नहीं करना है। रेड नोटिस एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं है, ये इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ कि एक लेबलिंग है कि मतलब दिस पर्सन इज़ वांटेड बाय सम पर्टिकुलर कंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, इससे पहले जो ये नोटिस है ये नीरव मोदी और उनकी वाइफ के अगेंस्ट इशू हुआ है, मेहुल चौकसी के अगेंस्ट हुआ है, गैंगस्टर रवि पुजारी के अगेंस्ट इशू हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट अभी गोल्डी बराड़ के अगेंस्ट इशू किया गया था, जिन्होंने, आपको पता ही होगा कि सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर है उनकी डेथ के पीछे मेन रोल था इनका, तो उनके अगेंस्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पीएम डिवाइन के बारे में। सो पीएम डिवाइन क्या है? डेव मतलब डेवलपमेंट, आइन मतलब इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में डेवलपमेंट के लिए जो भी उसमें गैप्स रहे हैं, जो भी गैप्स आए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में आज तक, उन सबको फुलफिल करने के लिए 100% फंडिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 6600 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाएगा, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डोनियर जो है वो इसको कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, और बेसिक मिनिमम सर्विसेज में जो शॉर्टफॉल्स हैं, ये डेवलपमेंट गैप्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये किया जाएगा। हिस्टोरिकल जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ अनजस्टिस हुआ है उसको डू अवे करने के लिए ये स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी पीएम गति शक्ति के अंडर। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। उसके अलावा सोशल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा दिया जाएगा। एनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ फॉर यूथ एंड वीमेन, यूथ और वीमेन के लिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ इंप्रूव की जाएंगी। उसके अलावा डेवलपमेंट गैप्स जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है खाजुराहो और हम्पी के टेम्पल्स के बारे में। आपको पता होगा कि G20 की हमारे पास प्रेसिडेंटशिप है, तो जिसके चलते हमारी कंट्री में होगा G20 की इस टाइम जो मीटिंग होगी वो भी इंडिया में होगी 2023 में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि हम्पी और खाजुराहो जो है उसको मतलब इसका पार्ट बनाया जाए कल्चर ट्रैक की फॉर्मेट में। ठीक है, सो इसके लिए ये न्यूज़ आइटम है। हम्पी आपको पता है कि आप देख लीजिए ये फोटो में, ये हम्पी है। ठीक है, हम्पी जो है ये विजयनगरा एम्पायर का पार्ट था। ठीक है, विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल सिटी थी ये, 14 से 16 सेंचुरी तक फ्लरिशिंग थी कैपिटल मतलब सिटी, इन अ सेंस कि ये पूरा विजयनगरा एम्पायर ही। विजयनगरा एम्पायर जो है इसको हरिहरा और बुक्का ने 1336 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, फाइंड किया था इसको। और ये जो हम्पी है ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे के ऊपर है, इसके बैंक के ऊपर है, और ये कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है, और सॉरी कर्नाटका स्टेट की बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हम्पी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की इसको रिकॉग्नाइज करता है। उसके अलावा इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम बोला जाता है, और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ये द्रविडियन आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है।
नेक्स्ट है खाजुराहो। खाजुराहो मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। इनको चंदेला रूलर्स ने बनाया था। ये नगाड़ा स्टाइल में बने हुए हैं। इसमें 23 टेम्पल हैं। हिंदुज़म और जैनिज़्म दोनों के टेम्पल हैं। ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। इसमें जगती है, झांगा है, शिखर है, ये आपको दिख ही रहे हैं। उसके अलावा इसमें इरोटिक स्कल्पचर्स वाले ये टेम्पल्स हैं और टोटल जितने स्कल्पचर्स हैं उसका 10% जो है वो इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है लॉन्च व्हीकल MK3 के बारे में। पहले देख लीजिए कि ये है GSLV MK3। GSLV MK3 ये दिख रहा है आपको, ठीक है। सो GSLV MK3 जो है ये 3 स्टेज व्हीकल है जिसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं और 1 लिक्विड स्टेज है। ये मीडियम लॉन्च लिफ्ट व्हीकल है, ठीक है। मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और प्राइमरीली ये जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस, देखिए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डालने के लिए बनाया गया था। GSLV MK3 जो है, ठीक है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये 4000 किलोग्राम के पेलोड को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डाल सकता है, ठीक है। सो ये देख लीजिए, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि अब ये यूज़ होगा लो अर्थ, इसको यूज़ किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में चीज़ें डालने के लिए। लो अर्थ ऑर्बिट में डालने के लिए जब इसको यूज़ किया गया है तो इसकी वजह से सिर्फ इसका नाम चेंज किया गया है। इसको लॉन्च व्हीकल MK3 बोल रहे हैं अब, ठीक है। सो ये और इसमें बेसिक कुछ डिफरेंस नहीं है। इसने क्या किया है कि 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है, ठीक है। और ये काम इसने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बॉडी जो है इसके थ्रू किया है। ये NSIL जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है, ठीक है। सो ये है इस न्यूज़ आइटम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है UNDRR, ठीक है। इसके बारे में यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वाले दिन। UNDRR और WMO जो है ये एक जॉइंट रिपोर्ट असेसेस द करंट ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट द टारगेट G ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इसको अचीव करने के लिए इन्होंने पब्लिश की है। एनालिसिस वाज मेड विद द डेटा फ्रॉम द सेंडाई फ्रेमवर्क मॉनिटर एंड SFM। ये जो है ये एक ऑनलाइन सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, मॉनिटर जो है ये एक ऑनलाइन टूल है। इसमें से सारा डेटा लेके ये रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। और रिपोर्ट का बेसिकली मेजर फाइंडिंग क्या है कि देखिए कि इसमें मेन आस्पेक्ट क्या था, सेंडाई फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट क्या थी कि सारी कंट्रीज़ जो है वो मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनी कंट्रीज़ में बनाएं, ठीक है। लेकिन 40% कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीज़ में मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए। लेस देन 50% लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ऐसा बनाया है। उसके अलावा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनमें से सिर्फ 33% ने ये फ्रेमवर्क बनाया है। ऑल्दो ये बहुत इन दोनों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होते हैं, क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मिशन फॉर लाइफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के साथ मिलके अभी मिशन फॉर लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की हमें अपने लाइफ स्टाइल को एनवायरनमेंट के लिए चेंज करने की रिक्वायरमेंट है नाम का एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है। फर्स्ट टाइम इसको UNFCCC की जो COP 26 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी ग्लासगो में 2021 में, उसमें PM मोदी ने इसको मूव किया था इस आइडिया को और अब इसको मटीरियलाइज किया है। और इसके अंडर क्या होगा कि उन्होंने बोला है कि जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है यूज़ एंड डिस्पोज का, ठीक है, जो माइंडलेस डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन हम करते हैं और चीज़ों को यूज़ करके फेंक देते हैं, उसकी बजाय हमें सर्कुलर इकोनॉमी वाले पर्पस सिस्टम में आना है और हमें रीयूज़ रीसाइकल वाले सेटअप में एंटर करना है, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा कि फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर के हर पर्सन के मतलब बिहेवियर को चेंज करना है, हर पर्सन को रीयूज़ वाले एस्पेक्ट में लेके आना है और एक जन आंदोलन क्रिएट करना है कि हर पर्सन दूसरे पर्सन को मोटिवेट करे। उसके बाद को क्रिएट ग्लोबली, ठीक है। सो उसमें क्या होगा कि क्राउडसोर्स एम्पेरिकल स्केलेबल आइडियाज़ बेस्ट माइंड जो है वर्ल्ड के उनको इकट्ठा करना है ताकि सभी मिलके अच्छे सॉल्यूशंस जो हैं इसके लिए प्रपोज कर सकें। उसके अलावा लेवरेज द लोकल कल्चर कि किसी अगर लोकल कल्चर में कोई अच्छी प्रैक्टिस है तो उसको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा, ठीक है। सो उसको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे रेप्लिकेट करने के लिए। सो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 वाला लॉन्च किया गया है। सो इसका क्या है कि अनपैकिंग डेप्रीवेशन बंडल्स टू रिड्यूस द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टीज़ कि हमें डेप्रीवेशन के बंडल्स मतलब ये जो भी 3 डायमेंशंस हैं
हमने इस एस्पेक्ट्स में काम करने की ज़रूरत है ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉवर्टी है उसको कम कर सकें। ठीक है, इसको यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ने इसको रिलीज़ किया था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये इंटरनेशनल मेजर है, 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसको ये कवर करता है इनको। और इसको ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ओपीएचआई नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, ओपीएचआई ये जो बॉडी है और यूएनडीपी के साथ मिलके ये इसको पब्लिश करती है। इसको 2010 से पब्लिश किया जा रहा है और इसमें मेजरली तीन डायमेंशंस में भी 10 इंडिकेटर्स होते हैं। उन सब इंडिकेटर्स के बेस के ऊपर ये रैंकिंग होती है। देखिए यहाँ पे ऐड किया हुआ फोटो, ठीक है, कि हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो इसमें हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूल अटेंडेंस और कुकिंग फ्यूल, ये वो सारा जो सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, ये सारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं कि ग्लोबली 4.1 मिलियन पुअर पीपल जो हैं वो सारे के सारे 10 के 10 फैक्टर के ऊपर लैकिंग है, कि 10 के 10 एमपीआई इंडिकेटर हैं उनमें डिप्राइव्ड हैं। 45.5 मिलियन पीपल जो हैं प्रीडोमिनेंटली साउथ एशिया में, वो 4 इंडिकेटर्स के ऊपर डिप्राइविंग है, मतलब उनको 4 इंडिकेटर्स के केस में कमी है। जैसे उनको न्यूट्रिशन की कमी है, कुकिंग ऑयल की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन और हाउसिंग की प्रॉब्लम है। 41 मिलियन पीपल जो हैं सब सहारन अफ्रीका में, उसको 6 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में दिक्कत है। और इंडिया में अगर बात करें 22.8 करोड़ जो पीपल हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, उसमें से 9.7% जो हैं वो बच्चे हैं, 9.7 करोड़ जो हैं वो बच्चे हैं। ठीक है, और बिहार जो है इंडिया में पुअरेस्ट है। ये न्यूज़ आइटम है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसके बारे में अभी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने इसको किक स्टार्ट किया है। एक्चुअली ये ना गुजरात की एक स्कीम है, ठीक है, मुख्यमंत्री अमृतम। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम योजना, इन दोनों को क्लब कर दिया है। ठीक है, और इनके अंदर आयुष्मान कार्ड्स दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अमृतम जो है ये एक गुजरात स्टेट की स्कीम है, 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको अब मतलब रीब्रांड किया गया है मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना, MAV योजना। इसके लॉन्च के साथ, विद द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गुजरात, इन्होंने फिर मतलब PMJ को ABPMJ के साथ इसको मर्ज किया है 2019 में, और इसका नाम चेंज किया है। अब इसमें क्या होगा कि आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है, लोगों को, ताकि वो फ्री ट्रीटमेंट अवेल कर सकें, हेल्थ बेनिफिट्स को अवेल कर सकें। ठीक है, उनको एक्चुअली क्या होगा कि आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। ये आयुष्मान कार्ड जो है ना, ये एक हिसाब से 5 लाख रुपए का ATM कार्ड होगा। ठीक है, सो ओवर द 30-40 साल तक हर मतलब पर्सन को गारंटी दी जाएगी 1.5 से 2 करोड़ के आसपास के ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, ये आपको पता ही है कि 2018 में लॉन्च की गई थी। हर पर्सन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, देखिए प्राइमरी भी है इसमें, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए 5 लाख रुपए पर फैमिली दिए जाएंगे। ठीक है, पर फैमिली है, पर पर्सन नहीं है, और किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी फैमिली साइज का पर्सन इसमें इलाज करवा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है परसिक्यूशन और डिफेमेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर कोई हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या कोई और मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, सो उनके केस में अगर उनके अगेंस्ट कोई भी डिफेमेशन करता है कोई पर्सन, उस डिफेमर को वो खुद से सज़ा दे सकते हैं अंडर सेक्शन 199 ऑफ CRPC। अब डिफेमेशन क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट, मतलब वो कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करें, कोई फॉल्स स्टेटमेंट दें, जिसके चलते किसी पर्सन को लगे कि उसकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो रही है, मतलब ऑर्डिनरी मैन की नज़रों से वो रेपुटेशन ख़राब करने वाली कोई स्टेटमेंट दे अगर कोई पर्सन, उसको डिफेमेशन बोला जाएगा। और ये जो डिफेमेशन है ये सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों के अंडर जो है ऑफेंस माना जाता है इंडिया में। सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1960 जो है वो इसको डिफाइन करता है। ठीक है, सो ये था इस न्यूज़ के आइटम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र स्कीम के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र स्कीम को अभी लॉन्च किया था PM किसान सम्मान सम्मेलन के अंडर 2022 में। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द इंडियन एज, इन्होंने एक मैगजीन भी लॉन्च की थी इंडियन एज नाम की। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे क्या होगा कि हमारी कंट्री में क्या है कि हम चेंज कर रहे हैं सिस्टम को, इन अ सेंस कि अब क्या होगा कि जितनी भी
फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, अब वो अपनी ब्रांडिंग सिर्फ 1/3 ऑफ ये जो भी मतलब फर्टिलाइज़र का पैकेट होता है, मान लो 10 किलो का पैकेट है तो 10 किलो के पैकेट के सिर्फ 1/3 हिस्से पे वो अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। बाकी इस एरिया पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांडिंग होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांड नेम होगा भारत नाम का। ठीक है, आपको पता है कि मतलब ये जो स्कीम है इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना बोल रहे हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि भारत नाम के अंडर जितना भी फर्टिलाइज़र बेचा जाएगा वो भारत नाम के ब्रांड के अंडर बेचा जाएगा। तो इस एरिया में सिर्फ भारत ब्रांड की जो है जो प्रमोशन है या एडवर्टीज़मेंट है वो हो सकती है। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इसको लॉन्च किया है किसान सम्मान सम्मेलन के टाइम पे। इसके साथ साथ एक मैगजीन लॉन्च की है इंडियन एज के नाम से। ठीक है, और इस स्कीम के अंडर कंपनीज जो हैं वो सारी की सारी सब्सिडाइज्ड, ये सारी फर्टिलाइजर्स के लिए नहीं है, बेसिकली जो सब्सिडाइज हैं जिनके लिए सरकार पैसा देगी। देखिए अगर सरकार पैसा देगी तो ही सरकार बोल सकती है ना कि इतने के ऊपर ये करो, तभी वो अपना ऑर्डर दे सकती है। सो सब्सिडाइज्ड जो फर्टिलाइज़र हैं उनके केस में ये ब्रांडिंग इतने एरिया में की जाएगी भारत ब्रांड के नाम से। ठीक है, एंड दिस स्कीम इंश्योर्स द अफोर्डेबल क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र, कि भारत ब्रांड के अंडर लोगों को अफोर्डेबल जो क्या नाम है कि अफोर्डेबल फर्टिलाइज़र हैं लोगों को दिया जा सके, जैसे भारत यूरिया। अब ऐसे नाम नहीं होगा कि XYZ यूरिया कंपनी या फिर ABC यूरिया। ठीक है, सरकार पैसा दे रही है तो भारत यूरिया, भारत NP के नाम से ये बेचे जाएंगे। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।